Hello friends, let us welcome all of you in my this new video which is related to initiation system in underground coal mines. In previous video lecture I had explained in detail about the initiation system which was being used in open cast mines. I have explained how first of all gunpowder started being used as a initiation system in 1627. Then in 1831 safety fuse is invented. Thereafter in 1907 detonating fuse is invented, and then in 1960 and 65 nonal is invented. I had explained about the gunpowder. Gunpowder started using in 1627, and it also used for initiating the gunpowder explosive which is filled in the shaft hole. When we use gunpowder and a spit of flame is applied to this gunpowder which is laid on the ground, and the flame starts traveling from this point and reach this point where this gunpowder is displaced by the water or fast flowing wind, then this flame extinguished at this point. And out of this, when a person give him a spit of flame at this point and run away to hide at the shelter, before reaching the shelter, if this gunpowder blasted, then big boulder of fly fragments may hit that person. So these problems are associated with the use of the gunpowder. गन के प्रयोग से पहला प्रॉब्लम ये होता था कि गन पाउडर में फ्लेम को यहाँ पे अप्लाई करने से जब गन पाउडर की फ्लेम यहाँ से ट्रेवल करते हुए आगे चलती थी तो रेनी सीजन में या वाटरी सीजन में ये गन पाउडर यहाँ से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता था, और फ्लेम जब यहाँ पर पहुँचती थी तो वे डिस्टिंग्विश हो जाती थी, बुझ जाती थी। और जब तेज़ हवा चलती थी तो उस समय भी ये अपना डिस्प्लेस हो जाता था गन पाउडर, और उस समय जब फ्लेम यहाँ से ट्रेवल करती थी, यहाँ पहुँचती थी तो डिस्टिंग्विश हो जाती थी। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति यहाँ पर फ्लेम को यहाँ पे अप्लाई करता था, अप्लाई करने के बाद शेल्टर में छुपने के लिए जब यहाँ से दौड़ता था तो शेल्टर में पहुँचने के पहले ही अगर ये गन पाउडर ब्लास्ट हो जाता था तो फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स के जो बड़े बड़े पीस रहते थे उसके ऊपर गिर जाते थे और उसको गंभीर चोट लग जाती थी, यहाँ तक कि वो फटल मीन्स वो व्यक्ति मर भी सकता था। तो गन पाउडर के उपयोग करने से सारे प्रॉब्लम्स थे। इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सन 1831 में सेफ्टी फ्यूज का इन्वेंशन हुआ। सेफ्टी फ्यूज के इन्वेंशन के बाद में ये सारे प्रॉब्लम्स तो रिमूव हो चुके, परंतु इसके बावजूद भी एक जो मेन प्रॉब्लम था वो एग्जिस्ट रहा, वो था कि सेफ्टी फ्यूज से केवल फ्लेम सेंसिटिव एक्सप्लोसिव ही इनिशिएट किए जा सकते थे, और फ्लेम सेंसिटिव एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव थे, जैसे गन पाउडर था, गन पाउडर को ही इनिशिएट किया जा सकता था उस समय, और दूसरा कोई एक्सप्लोसिव था ही नहीं। जो एक्सप्लोसिव शॉक सेंसिटिव थे उनका इनिशिएशन फ्लेम सेफ्टी फ्यूज के द्वारा नहीं हो पा रहा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए सन 1907 में डेटोनेटिंग फ्यूज का इन्वेंशन हुआ। डेटोनेटिंग फ्यूज का इन्वेंशन हो जाने के बाद में ओपन कास्ट में जो हाई एक्सप्लोसिव शॉक सेंसिटिव थे उनका उपयोग होना चालू हुआ, परंतु ये डेटोनेटिंग फ्यूज केवल ओपन कास्ट में ही उपयोग होती थी, क्योंकि इसमें जो शॉक वेव ट्रेवल करती थी उसका VOD बहुत हाई था, 7000 मीटर पर सेकंड था, और इतना हाई VOD अंडरग्राउंड के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि उसमें क्या है मीथेन का इग्निशन हो सकता था, और ये डेटोनेटर फ्यूज इंडस्ट्रियली सेफ भी नहीं था। इसलिए ओपन कास्ट की प्रॉब्लम तो हल हो गई, लेकिन अंडरग्राउंड की प्रॉब्लम अभी भी हल नहीं हो पाई। डेटोनेटिंग फ्यूज में भी कुछ डिमेरिट्स थी, इसके यूज में भी कुछ प्रॉब्लम थी। डेटोनेटिंग फ्यूज का जब हम उपयोग करते थे तो ब्लास्ट होल में 20 से 30% एक्सप्लोसिव हमारा डिफ्लेग्रेट हो जाता था, मिसयूज हो जाता था, जो अपना स्टीम रहता था वो डिस्टर्ब हो जाता था, लूज हो जाता था, और
हाई नॉइज क्रिएट होता था, एयर ब्लास्ट क्रिएट होता था, और डेटोनेटिंग फ्यूज के प्रयोग करने से जो स्टे करंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है और अदर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स जैसे स्टारनियस फैक्टर्स इसको एडवर्सली क्या है इन्फ्लुएंस करती थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर नोनल का आविष्कार किया गया। नोनल का आविष्कार 1960 1965 के आसपास में किया गया। इसमें दो फिगर्स हैं। दोनों फिगर का मतलब है कि 1960 में लो वेलोसिटी शॉक वेव का उपयोग करना चालू किया गया। उसमें जो VOD पहले डेटोनेटिंग फ्यूज का 7000 मीटर पर सेकंड था, उससे कम VOD का उपयोग किया, ट्यूब का उपयोग किया जाना चालू किया गया और कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। इसके बाद 1965 में उसमें क्या है नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर उसके एक एंड में असेंबल किया जाना चालू किया गया। और सन 1973 में ये जो नोनल है इंडस्ट्री में रॉक फ्रेगमेंटेशन और लूजनिंग के लिए उपयोग किया जाना चालू किया गया। इस प्रकार से नोनल के उपयोग करने से डेटोनेटिंग फ्यूज की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो गई, परंतु इसके उपयोग करने पर भी अभी समस्या थी कि इसमें सही डिले नंबर नहीं प्राप्त होने के कारण जो डेटोनेटर ब्लास्ट होते थे उनमें ओवरलैपिंग होता था। इसको रिमूव करने के लिए सन 1995 में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का इन्वेंशन किया गया, क्योंकि पायरोटेक्निक केमिकल बेस्ड जो डिले एलिमेंट जो ये इनिशिएशन सिस्टम्स थे, डेटोनेटिंग फ्यूज हो गया, नोनल हो गया, इनसे डिले एक्यूरेसी ऑफ डिले 95% से अधिक प्राप्त नहीं की जा सकती थी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर में एक्यूरेसी ऑफ डिले मैन्युफैक्चरिंग में सभी इम्प्रूवमेंट करने के बाद हमको 99.99% प्राप्त हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के खोज हो जाने के बाद सन 2005 में रिमोटली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का भी खोज किया गया, क्योंकि इसमें शॉर्ट फायरिंग जो केबल था बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था। उस शॉर्ट फायरिंग केबल के मिसयूज से बचने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का इन्वेंशन 2005 में कर दिया गया। तो इस प्रकार से ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग की समस्याएं डेटोनेटिंग फ्यूज के इन्वेंशन के बाद में दूर हो गई। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो डेटोनेटिंग फ्यूज का इन्वेंशन 1907 में हुआ था, और जो अपना नाइट्रोग्लिसरीन है जो एक्सप्लोसिव है उसका इन्वेंशन 1846 में हुआ था। TNT का इन्वेंशन 1863 में हुआ था। डायनामाइट का इन्वेंशन 1867 में हुआ था। सेफ्टी फ्यूज 1831 में इसका इन्वेंशन हुआ था, और डेटोनेटिंग फ्यूज का इन्वेंशन 1907 में हुआ था। 1831 1907 के बीच में लगभग 100 वर्ष 100 ईयर्स का बीच में गैप है। इस 100 साल तक अपने पास करेक्ट डेटोनेशन टेक्निक नहीं होने के कारण हमने एक्सप्लोसिव का इन्वेंशन तो कर लिया, पर उसका हम अपने इंडस्ट्री में उपयोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी, सही इनिशिएशन टेक्निक नहीं थी, क्योंकि उस समय तक खाली सेफ्टी फ्यूज था। सेफ्टी फ्यूज कैन इग्नाइट ओनली फ्लेम सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, बट दीज आर एक्सप्लोसिव आर नॉट फ्लेम सेंसिटिव बट दे आर शॉक सेंसिटिव। फ्लेम सेंसिटिव ना होने का मतलब होता है कि अगर इनमें हम फ्लेम अप्लाई करते थे तो एक्सप्लोसिव ये ब्लास्ट ना हो करके डिफ्लेग्रेट होते थे। इनको ब्लास्टिंग के लिए शॉक की ज़रूरत पड़ती थी, और शॉक प्रोवाइड करने के लिए अपने पास कोई भी टेक्निक 1907 तक नहीं थी। इसलिए ये एक्सप्लोसिव इन्वेंशन कर दिए जाने के बाद भी, सिंथेसाइज कर देने के बावजूद भी इनका उपयोग इंडस्ट्री में हम नहीं कर पा रहे थे। परंतु डेटोनेटिंग फ्यूज का 1907 में आ जाने के बाद ओपन कास्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे हल होती चली गई। नोनल का उपयोग किया जाने लगा, और जो समस्याएं थी वो ओवरकम कर दी गई। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर वो 1995 में आ गए, और 2005 में रिमोटली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर आ गए। लगभग सारी समस्याएं धीरे धीरे ओवरकम हो चुकी। परंतु अभी अंडरग्राउंड में अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि डेटोनेटिंग फ्यूज का उपयोग अंडरग्राउंड में किया नहीं जा सकता था, क्योंकि इसमें बहुत हाई वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन था। 7000 मीटर पर सेकंड इसका VOD था। उतने VOD पर अंडरग्राउंड में उपयोग इसका नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मीथेन के इग्निशन की और एक्सप्लोजन की संभावना थी। यह इंट्रिंसिकली सेफ नहीं था। तो अपने एक साइंटिस्ट थे स्वीडन के, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1863 में एक प्रैक्टिकल डेटोनेटर नाम के डेटोनेटर को उन्होंने इन्वेंशन किया। इसके बाद उसका एक परिष्कृत रूप उसी के जैसा था, मरकरी ब्लास्टिंग कैप उसका नाम था, मरकरी ब्लास्टिंग कैप उन्होंने इन्वेंशन किया। ये दोनों थे आर्डिनरी डेटोनेटर थे, प्लेन डेटोनेटर थे, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर नहीं थे, और सेफ्टी फ्यूज के में उपयोग किया जाता था। उन दिनों जो मेन जो एक्सप्लोसिव था वो मरकरी फल्मिनेट था। मरकरी फल्मिनेट का भी उपयोग किया जाता था, जो सेफ्टी फ्यूज जहाँ से इस सेफ्टी फ्यूज यहाँ से इंसर्ट की जाती थी। यहाँ पर मरकरी फल्मिनेट फिल किया रहता था, इसमें से फ्लेम अप्लाई की जाती थी। फ्लेम के द्वारा, सेफ्टी फ्यूज के द्वारा यहाँ पर फ्लेम आती थी, और फ्लेम यहाँ आने के बाद मरकरी फल्मिनेट को इग्नाइट करती थी। क्योंकि मरकरी फल्मिनेट फ्लेम सेंसिटिव भी था, शॉक सेंसिटिव भी था, और इतना शॉक ब्लास्ट होने के बाद जनरेट करता था जिससे कुछ एक्सप्लोसिव जो थे वो इसके द्वारा ब्लास्ट हो जाते थे। तो ये बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग होना चालू हुआ। इसके बाद लेड एजाइड और मरकरी फल्मिनेट का मिक्सचर उपयोग होना चालू हुआ। शुरू में जो मरकरी ब्लास्टिंग कैप था उसमें लेड एजाइड MERCU मरकरी लेड एजाइड और मरकरी फल्मिनेट, इन दोनों का उपयोग होना चालू हो गया। लेड एजाइड एज ए प्राइमरी चार्ज, मरकरी फल्मिनेट एज ए बेस चार्ज, परंतु ये उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। आगे चल करके टेट्राइल का उपयोग होना चालू हुआ, TETRYL, टेट्राइल एज ए बेस चार्ज का उपयोग होना चालू हो गया। जो मरकरी स्टार्टिंग में तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, आर्डिनरी डेटोनेटर 1883 में इसका इन्वेंशन हुआ। जब से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का इन्वेंशन हुआ 1883 से, तब से अंडरग्राउंड में जो हाई एक्सप्लोसिव थे उनका उपयोग किया जाना चालू किया गया। इसके पहले अंडरग्राउंड में कोई इनिशिएशन सिस्टम नहीं था जिनका कि अंडरग्राउंड में उपयोग किया जाना चालू किया जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन समस्या थी नाइट्रोग्लिसरीन की। नाइट्रोग्लिसरीन ये बहुत ही हाई सेंसिटिव एक्सप्लोसिव था। इसका हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। बहुत से लोग इसमें मर गए ट्रांसपोर्ट करते समय, और इसका भी फिर बाद में सर अल्फ्रेड नोबेल ने अपना प्रयोग करके डायनामाइट का उन्होंने इन्वेंशन कर दिया था। और इसके एक्सपेरिमेंट करते समय उनके 5 फेलो वैज्ञानिक और इंक्लूडिंग हिज ओन वन ब्रदर हैड किल्ड इन द डूइंग एक्सपेरिमेंट विद द नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस प्रकार से जब से इलेक्ट्रिक आर्डिनरी डेटोनेटर का इन्वेंशन हुआ, अंडरग्राउंड की प्रारंभ कुछ साल हुई। अब मैं आप लोगों को डेटोनेटर के बारे में बतलाऊंगा। जो डेटोनेटर होते हैं, पहला प्लेन डेटोनेटर होता है, ये टाइप्स ऑफ डेटोनेटर हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटोनेटर्स आर क्लासिफाइड in 2 types. First is plain detonator, second is electric detonator. Electric detonator is again classified into first is ordinary or instantaneous type detonator, or second is delay electric detonator. Ordinary or instant type detonator is again classified into low tension electric detonator and high tension electric detonator. Delay electric detonator is also classified as number 1 half second
आर लॉन्ग डिले डेटोनेटर, मिली सेकेंड आर शॉर्ट डिले डेटोनेटर। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को पहले प्लेन डेटोनेटर के बारे में बतलाऊँगा। Now I will explain about plain detonator. प्लेन डेटोनेटर, ये प्लेन डेटोनेटर का फिगर बना हुआ है। प्लेन डेटोनेटर स्टार्टिंग में जब प्लेन डेटोनेटर का इन्वेंशन हुआ था तो उसका बेस का डायमीटर 6 मिलीमीटर और उसका लेंथ 32 मिलीमीटर था। आगे जैसे जैसे समय पास हुआ इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए और अब इसका जो डायमीटर है 6.5 मिलीमीटर होता है और इसका लेंथ 37 मिलीमीटर होता है। इस प्लेन डेटोनेटर के बॉटम में बेस चार्ज PETN का उपयोग किया जाता है। PETN पेंटा एसीटोन टेट्रानाइट्रेट। बेस चार्ज के ऊपर में प्राइमिंग चार्ज का उपयोग किया जाता है। प्राइमिंग चार्ज ASA होता है। ASA लेड एजाइड, लेड स्टिफनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर होता है। इसमें एल्यूमिनियम पाउडर एज सेंसिटिव काम करता है और लेड एजाइड और लेड स्टिफनेस इसमें क्या है, प्राइमिंग चार्ज के रूप में काम करते हैं। इसका वाल थिकनेस 0.3 मिलीमीटर होता है। ये इसका एक सेफ्टी फ्यूज है, गन पाउडर से फिल्ड एक सेफ्टी फ्यूज है ये। और यहाँ पर सेफ्टी फ्यूज को क्रिम्प करने के लिए व्यवस्था दिखाई गई है। जब ये प्लेन डेटोनेटर एल्यूमिनियम के ट्यूब होते हैं जो एक एंड में क्लोज रहते हैं, दूसरे एंड में खुला रहता है। जब इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इसमें सॉडस्ट भरा रहता है। जब इसको उपयोग करना होता है सॉडस्ट को बाहर निकाल देते हैं खोल करके और इसमें एक सेफ्टी फ्यूज को इंसर्ट कर देते हैं और सेफ्टी फ्यूज को यहाँ पर एल्यूमिनियम की ट्यूब से इसको क्रिम्प करके सिक्योर कर देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। और सेफ्टी फ्यूज को इतना इंसर्ट करते हैं ताकि उसका एक एंड प्राइमिंग चार्ज को टच करता हुआ रहे। और उसका जब सेफ्टी फ्यूज में यहाँ पर फायर या फ्लेम अप्लाई की जाती है तो फ्लेम यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आती है और प्राइमिंग चार्ज को इनिशिएट करती है। प्राइमिंग चार्ज क्योंकि फ्लेम सेंसिटिव होता है, इनिशिएट होकर के वो ब्लास्ट होता है और शॉक वेव पैदा करता है। उसके शॉक से अपना जो बेस चार्ज होता है PETN वो ब्लास्ट होता है, क्योंकि PETN शॉक सेंसिटिव होता है, फ्लेम सेंसिटिव नहीं होता है। पर प्राइमिंग चार्ज फ्लेम सेंसिटिव होता है। इसके ब्लास्ट होने से जो शॉक क्रिएट होता है वो शॉक इतने इंटेंसिटी कंस्टेंस का होता है कि बेस चार्ज को वो इनिशिएट कर देता है। जब बेस चार्ज ब्लास्ट होता है तो उससे जो शॉक वेव पैदा होता है वो शॉक वेव इस डेटोनेटर को इनक्लोज करने वाले इस फ्यूज को ब्लास्ट कर देता है। और इस प्रकार से इस सेफ्टी फ्यूज का फंक्शन था। इससे ये सारी सेफ्टी प्लेन डेटोनेटर का एक फंक्शन था। प्लेन डेटोनेटर में जो कुछ सब्सटेंस का उपयोग किया गया है जैसे बेस चार्ज के रूप में PETN का उपयोग किया गया है। PETN का फुल फॉर्म मैंने बतलाया था, पेंटा एसीटोन टेट्रानाइट्रेट। पेंटा एसीटोन टेट्रानाइट्रेट, पेंटा एसीटोन टेट्रानाइट्रेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ पेंटा एसीटोन विद द नाइट्रिक एसिड। पेंटा PETN पेंटा एसीटोल के नाइट्रिक एसिड से क्रिया करने से बनता है। पेंटा एसीटोल एक क्या है, एल्कोहल होता है जो कि पेंट और वार्निश में उपयोग होता है। ये पेंटा एसीटोल, इस पेंटा एसीटोल का जब नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराया जाता है तो अपना PETN बनता है। PETN was first synthesized in 1891 by Bernard and Bigand। ये 1891 में बेर्नार्ड एंड बिजन के द्वारा सिंथेसाइज किया गया था। सिंथेसाइड, कहीं कहीं पर सिंथेसाइड और कहीं कहीं पर इन्वेंशन शब्द का प्रयोग होता है। सिंथेसाइड का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिला करके आर्टिफिशियली कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उसको सिंथेसाइज कहते हैं। और वो नेचुरली
इन्वेंटेड नहीं होता है, वो आर्टिफिशियली मैन मेड रहता है। तो जो मैन मेड रहता है, जो दो तीन पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है, उसको सिंथेसाइजेशन कहते हैं। Products of PTN started using in 1912 by German for the First World War। इस प्रकार से PTN के जो था वो सबसे पहले जर्मन लोगों के द्वारा में 1912 में पहले वर्ल्ड वार में इसका उपयोग किया गया। इसका जो रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन जो दिया गया है, C कोष्ठक के अंदर है CH2O NO2, फिर कोष्ठक बंद होल 4 है, इट इज इक्वल टू 2CO प्लस 4H2O प्लस 3CO2 प्लस 2H2। PTN वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए कमर्शियल एक्सप्लोजिव आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस PTN का उपयोग कमर्शियल एक्सप्लोजिव के रूप में पहले वर्ल्ड वार के बाद में उपयोग होना चालू हुआ है। ए मिक्सचर ऑफ रफली इक्वल अमाउंट ऑफ PTN प्लस TNT क्रिएट्स ए हाई एक्सप्लोजिव कॉल्ड पेंटोलाइड। ये PTN और TNT को लगभग बराबर मात्रा में मिलाने से बहुत ही हाई एक्सप्लोजिव बनता है, जिसको पेंटोलाइड कहते हैं। PTN और RDS को एक उपयुक्त सॉल्वेंट में आपस में मिलाने से एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनता है, जिसको सिम्टेक्स कहते हैं। ये बहुत ही हाई पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है। PTN में एक जो सबसे बड़ा गुण होता है कि इट कैन रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज इन स्टोरेज फॉर मोर लॉन्गर पीरियड देन नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज। ये नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज की अपेक्षा काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किए जाने पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रख सकता है। जिस प्रकार से जो PTN यहाँ पर बेस चार्ज के रूप में उपयोग किया जा रहा है, मैं उसके बारे में डिटेल में बतलाया कि कैसे पेंटाएसीटोल को नाइट्रिक एसिड से क्रिया करने पर ये बनाया जाता है, और इसका सिंथेसाइजेशन सन 1891 में बेर्नार्ड और बिगेन के द्वारा किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसका इंडस्ट्री में उपयोग होना चालू किया गया है। मैंने डिटेल PTN के बारे में आपको बतलाया। नाउ आफ्टर PTN प्राइमिंग चार्ज के रूप में लेड एजाइड और लेड स्टिफनेट का प्रयोग किया जा रहा है। ये लेड एजाइड है। लेड एजाइड की डेंसिटी 4.71 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेलोसिटी होता है 5180 मीटर पर सेकंड होता है। इसकी जो पानी में सॉल्बिलिटी होती है 2.3 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑन 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिलीलीटर पानी में ओनली 2.3 ग्राम ये सॉल्बिल होता है, और 70 डिग्री सेल्सियस पर 100 मिलीलीटर पानी में ये केवल 9 ग्राम सॉल्बिल रहता है। मतलब वेरी लिटिल सॉल्बिल इन वाटर एंड वेरी मच सॉल्बिल इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा सॉल्बिल रहता है, एंड स्लाइटली सॉल्बिल इन एल्कोहल। एल्कोहल में बहुत कम मात्रा में सॉल्बिल रहता है। तो इस प्रकार से लेड एजाइड के बारे में मैंने बता दिया कि इसका मेन VOD 5180 मीटर पर सेकंड होता है। अगला जो सब्सटेंस से प्रयोग हो रहा है लेड स्टिफनेट। लेड स्टिफनेट उसका फार्मूला दिया हुआ है C6HN3O8Pb। इट इज़ टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ आल्सो इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यह पानी में पूर्णतः से अघुलनशील है, और अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर भी ये इनसॉल्युबल रहता है। फ्रिक्शन सेंसिटिविटी इसकी हाई है। VOD 5200 मीटर पर सेकंड है। कलर ऑर्गेनिक और येलो है। तो इस प्रकार से जो लेड एजाइड है उसकी VOD 5180 मीटर पर सेकंड है। जो लेड स्टिफनेट है उसका VOD 5200 मीटर पर सेकंड है। लेड एजाइड का उपयोग हो रहा है, लेड स्टिफनेट को हो रहा है। जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो जितने सब्सटेंस उपयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बतला दिया। मरकरी फुल्मिनेट का उपयोग सबसे पहले जब डिटोनेटर का इन्वेंशन किया गया था तब इसका किया जा रहा था, और मरकरी फुल्मिनेट का जो डिटोनेशन वेलोसिटी है 4250 मीटर पर सेकंड है। फ्रिक्शन सेंसिटिविटी इसकी हाई है। सॉल्बिलिटी इन वाटर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। तो जब स्टार्टिंग में दो प्रकार के डिटोनेटर जो बने थे, पहले मरकरी फुल्मिनेट बेस्ड डिटोनेटर और दूसरा था लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर। जो मरकरी फुल्मिनेट बेस्ड डिटोनेटर जो बनाए गए थे
उनमें क्या है 80% मरकरी फल्मिनेट था और 20% पोटेशियम क्लोरेट था। इसकी जो मेन डिमेरिट थी कि इट कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर में मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता था और इसका इनिशिएशन बहुत वीक था, इसलिए कुछ दिनों तक इसको उपयोग किया गया, फिर क्या ऑब्सोलेट हो गया, इसको उपयोग करना बंद कर दिया गया। लेड एजाइड मरकरी फल्मिनेट बेस्ड के बाद में लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर का उपयोग किया जाना चालू किया गया एज ए प्राइमिंग चार्ज। लेड एजाइड का वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन ज़्यादा था, 5180 मीटर पर सेकंड था, इसलिए जो इनिशिएशन जो जनरेट होता था वो उतना वीक नहीं था, स्ट्रांग था इसकी अपेक्षा। यह पानी से भी प्रभावित नहीं होता था और इस प्रकार से इसकी जो डिमेरिट्स थी उसको लेड एजाइड का उपयोग करके ओवरकम कर दी गई। उस समय सिल्वर एजाइड भी एज ए प्राइमिंग चार्ज का उपयोग किया जा सकता था, परंतु सिल्वर एजाइड ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया गया। तो मैं इस प्रकार से प्लेन डिटोनेटर में जिन सब्सटेंसेस का उपयोग किया गया था उनको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। और अब मैं प्लेन डिटोनेटर के बारे में मैं कुछ आप लोगों को इसका डिटेल में थ्योरी बतलाऊंगा। प्लेन डिटोनेटर के बारे में जो मैंने बतला दिया है अभी सब कुछ वही है। लिखा है ऑर्डिनरी डिटोनेटर इट इज इनिशिएटेड बाई फ्लेम, ये फ्लेम के द्वारा इनिशिएट होता है ऑर्डिनरी डिटोनेटर, क्योंकि इसमें सेफ्टी फ्यूज का प्रयोग होता है। सर अल्फ्रेड नोबेल फर्स्ट इन्वेंटेड पेटिकल डिटोनेटर फॉर रिमोट ब्लास्टिंग इन 1863 एंड नेम्ड पेटिकल डिटोनेटर। सर अल्फ्रेड नोबेल ने सबसे पहले रिमोट ब्लास्टिंग करने के लिए, दूर से ब्लास्टिंग करने के लिए 1863 में एक पेटिकल डिटोनेटर का उन्होंने इन्वेंशन किया और जिसका नाम उन्होंने पेटिकल डिटोनेटर दिया। बाद में सर अल्फ्रेड नोबेल ने ही 1865 में एक नए डिटोनेटर का उन्होंने इन्वेंशन किया और उस नए डिटोनेटर का नाम उन्होंने मरकरी ब्लास्टिंग कैप दिया। दे वर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिटोनेटर और प्लेन डिटोनेटर। ये ऑर्डिनरी डिटोनेटर थे क्योंकि ये सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट होते थे, इनमें फ्लेम का प्रयोग किया जाता था। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, अंडरग्राउंड कोल माइंस में इनका उपयोग किया नहीं जा सकता था। उस समय जो ये ऑर्डिनरी या प्लेन डिटोनेटर जो इन्वेंट किए गए थे इनमें मेनली मरकरी फल्मिनेट का उपयोग होता था। मरकरी फल्मिनेट फ्लेम सेंसिटिव था और कुछ इतने स्ट्रांग स्ट्रेंथ का शॉक पैदा करता था जिससे कुछ एक्सप्लोसिव इससे ब्लास्ट भी हो जाते थे। बाद में लेड एजाइड और लेड स्टिफनेस का मरकरी फल्मिनेट का उपयोग मिक्सचर करके किया जाने लगा। इसके और आगे बाद में बेस चार्ज के रूप में टेक्सटाइल का उपयोग किया जा रहा था। PTN का उपयोग बहुत दिनों के बाद उपयोग करना चालू किया गया। फिर यहाँ लिखा हुआ प्लेन डिटोनेटर इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। यह एल्यूमिनियम ट्यूब का बना होता है जो एक एंड में बंद रहता है। इन प्लेन डिटोनेटर एट द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द डिटोनेटर द बेस चार्ज ऑफ PTN इज फील्ड। मैं बता चुका हूँ सबसे बॉटम में PTN भरा रहता है। above the base charge priming charge of AC is filled. About 1/3 portion of the aluminum tube is filled with base charge plus priming charge. एल्यूमिनियम ट्यूब का लगभग 1/3 पोर्शन बेस चार्ज और एल्यूमिनियम प्राइमिंग चार्ज से, बेस चार्ज PTN और प्राइमिंग चार्ज AC से भरा रहता है। बचा हुआ 2/3 पोर्शन ट्यूब में सेफ्टी फ्यूज को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। When detonator is not being used, जब डिटोनेटर का उपयोग नहीं किया जाता है तो एम्प्टी पोर्शन इज फिल्ड विथ सॉडस्ट। जो खाली पोर्शन रहता है प्राइमिंग चार्ज के ऊपर में इसमें सॉडस्ट भर दिया जाता है। ड्यूरिंग यूज सॉडस्ट इज टेकन आउट, सॉडस्ट को बाहर निकाल लिया जाता है और सेफ्टी फ्यूज इज इंसर्टेड इनसाइड द ट्यूब अप टू द प्राइमिंग चार्ज। सेफ्टी फ्यूज को प्राइमिंग चार्ज
के ऊपर तक इसमें इंसर्ट किया जाता है और फिर सेफ्टी फ्यूज को डिटोनेटर के ट्यूब में इंडेंट करके सिक्योर किया जाता है। सेफ्टी फ्यूज इज देन सिक्योर्ड इन द पोजीशन बाय इंडेंटिंग इन द डिटोनेटर ट्यूब। दिस प्रोसेस इज बीइंग नोन एज क्रिम्पिंग। इस विधि को क्रिम्पिंग कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ, तो इस प्रकार से मैंने आपको प्लेन डेटोनेटर के बारे में बताया कि कैसे इसमें सेफ्टी फ्यूज का प्रयोग होता है, कैसे इसमें बेस चार्ज के रूप में PTN का उपयोग होता है और प्राइमिंग चार्ज के लिए ASA का उपयोग होता है। और PTN के बारे में मैंने डिटेल में बताया, लेड एजाइड के बारे में डिटेल में बताया मैंने, लेड स्टिफनेट के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। यहाँ से फ्लेम जो सेफ्टी फ्यूज रहती है उसमें फ्लेम अप्लाई की जाती है। सेफ्टी फ्यूज फ्लेम को यहाँ से ला करके जो अपना प्राइमिंग चार्ज है, प्राइमिंग चार्ज में को उस फ्लेम से इग्नाइट करती है, जलाती है। प्राइमिंग चार्ज फ्लेम से इग्नाइट होकर के इसका क्या है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से इतने स्ट्रेंथ का शॉक वेव उत्पन्न करता है जिससे कि अपना जो PTN है वो ब्लास्ट होता है और PTN ब्लास्ट होकर के पर्याप्त स्ट्रेंथ का शॉक वेव जनरेट करता है जिससे इस डिटोनेटर को इंक्लोज करने वाला एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लेन डिटोनेटर वहीं पे ख़त्म होता है। और अब मैं आप लोगों को